हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल पढ़ा था और आर्टिकल के साथ हमने उनके आर्टिकल की एक्सरसाइज और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी थी। अब एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, अब हम उसी के आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और किन बातों को हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल को लेकर। तो आपको पता है आर्टिकल किसके लिए यूज होता है? आर्टिकल नाउन के लिए आता है और नाउन हमारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होगा ए और एन, और उसके बाद डेफिनेट नाउन या फिर द, उसके लिए आता है हमारा आर्टिकल। तो नाउन जो भी होता है ये हमारा काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन। तो आर्टिकल किन के लिए यूज होगा? काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। काउंटेबल नाउन के लिए अगर डेफिनेट है तो द यूज होता है, और अगर इनडेफिनेट है तो ए और एन यूज होंगे। ए हमारा कॉन्सोनेंट साउंड के लिए और एन हमारा वोवल साउंड के लिए यूज होगा। इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। अब इसी तरीके से हमने क्वेश्चंस में प्रैक्टिस किया था, हमें एरर ढूंढनी है, और आप सभी को पता ही है हमारे आर्टिकल के क्वेश्चंस हैं, तो हम इसमें 3-4 चीज़ों का खास ध्यान रखेंगे। अगर कोई आर्टिकल आया है ए और एन, क्या वो ग्रामेटिकली सही है, लॉजिकली सही है, और या फिर अगर आर्टिकल नहीं आया है तो क्या वहाँ पर आर्टिकल आना चाहिए, यानी ओमिशन आना चाहिए। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट, शी क्लीन्स द विंडोज ट्वाइस अ वीक इन द समर एंड वंस अ वीक इन द विंटर, नो एरर। अगर आप इसकी बात करें पैसेज की, तो ये बता रहे हैं कि दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट, वो अपने खुद के फ्लैट में रहती है। यहाँ तक तो ये यानी ए हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी क्लीन्स द विंडोज, वो अपनी विंडोज़, किसकी दा क्यों आया विंडोज़ के लिए? क्योंकि ये इस फ्लैट की बात कर रहे हैं जिसके बारे में वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो ये विंडो किसकी है? उसके खुद के फ्लैट के बारे में। तो शी नो किस विंडो के बारे में वो बात किया जा रहा है, या राइटर जिस विंडो के बारे में बात कर रहा है वो पता है, तो डेफिनेट आएगा, तो ठीक है, ये हमारा बी भी ठीक है। अब आता है ट्वाइस अ वीक इन द समर एंड वंस अ वीक इन द समर। ट्वाइस अ वीक का मतलब दिन में 2 बार, कब? समर में। और वंस अ वीक मतलब, सॉरी, इसमें होगा ट्वाइस अ वीक का मतलब होता है हफ्ते में 2 बार समर में, और वंस अ वीक का मतलब होता है हफ्ते में 1 बार विंटर में। अगर आप यहाँ पर देखो तो जो हमारा समर और विंटर दिया हुआ है, इससे पहले हमें द आर्टिकल लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ट्वाइस अ वीक इन समर एंड वंस अ वीक इन विंटर, तो ये जो एरर है वो सी पार्ट में है, यहाँ पर दा नहीं आएगा, डा को हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा, तो यहाँ पर हम दा नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो पहले आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चन को पढ़िए, देन हम आगे बढ़ते हैं। दिस डिस्प्ले द रिमार्केबल वेराइटी। अब ये अगर एक सेंटेंस पूरा है तो दिस डिस्प्ले द रिमार्केबल वेराइटी, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। दिस डिस्प्ले, ये किसी पर्टिकुलर डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, उनको हाईलाइट कर रहे हैं, राइट। दिस डिस्प्ले, ये क्या है? रिमार्केबल वेराइटी। अगर आप दा देखिए, यहाँ पर दा की अगर हम बात करें तो ये किसके लिए यूज हुआ है? अगर रिमार्केबल क्या है? रिमार्केबल एडजेक्टिव है, ये वैरायटी के लिए यूज हुआ है। तो दीज डिस्प्ले द रिमार्केबल वैरायटी नहीं होगा, दीज डिस्प्ले अ रिमार्केबल वैरायटी। तो इसका सही आंसर होगा दीज डिस्प्ले अ रिमार्केबल वैरायटी। तो यहाँ नहीं, द नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक दैट विल इनहेरिट द अर्थ। ये क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल? तो अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल एक होली बुक है, इसीलिए उसके पहले द पर आएगा। इट इज मीक, अब किसकी बात हो रही है? इट इज मीक दैट विल इनहेरिट द अर्थ, तो है ना, नीप का मतलब होता है नम्र। अब वो क्या कह रहा है? ये जो है हमारे अर्थ को इनहेरिट करेगा, विल इनहेरिट द अर्थ। तो अर्थ के लिए जो दा यूज हुआ है ये बिल्कुल ठीक यूज हुआ है। क्यों दा यूज हुआ है? क्योंकि अर्थ के लिए, सन के लिए, मून के लिए दा यूज होगा। तो यहाँ पर इट इज द मीक होगा। अगर आप इसकी बात करें, इट इज द मीक, किसके बारे में? इट इज द मीक, मीक। क्यों मीक को बोला गया है? क्योंकि उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, दैट विल इनहेरिट द अर्थ, जो अर्थ को इनहेरिट करेगा। तो ये इसके लिए हमने इसको डिस्क्रिप्शन दिया है, तो मीक के लिए दा यूज आएगा। तो यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि मीक हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। तो जब भी हम एडजेक्टिव को एज अ नाउन लिखते हैं, ये बात को याद रखेंगे, एडजेक्टिव को हम नाउन में बनाएंगे, नाउन, तो हम हमेशा दा लिखेंगे।
द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव, इसको हम एज अ नाउन ट्रीट करते हैं, एज अ नाउन। यू शुड हेल्प द पुअर, द पुअर। तो द पुअर का मतलब क्या है, यहाँ पूरी गरीब लोगों की कम्युनिटी की बात करें, यानी तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर। तो द पुअर का मतलब है कि आप पूरी कम्युनिटी को लेके बात करते हैं। तो जब भी हम द से पहले एडजेक्टिव लगाते हैं तो वो एक नहीं, वो सभी को रेफर करता है। रिच, द रिच हेल्प द पुअर, तो रिच को किसकी मदद करनी चाहिए, पुअर की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, द यूज करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर क्या यूज होगा, एडजेक्टिव से पहले द यूज होगा, तो यहाँ पर सही आंसर होगा द मीक। तो ये हमारा बी पार्ट में एरर है, इट इज द मीक। करेक्ट करेंगे इसे, इट इज द मीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुनीता ओपनड अ अलमीरा फुल ऑफ बुक्स एंड टॉयज एंड टुक वन ऑफ देम फॉर रीडिंग। अब सुनीता के पास एक अलमीरा है, एक अलमीरा है, क्योंकि बात एक अलमीरा की हो रही है, ए आया है। तो अगर हम बात करते हैं ए और एन की, तो यहाँ पर मैंने बताया ये वीकर फॉर्म होता है किसका, वन की हमारी वीकेस्ट फॉर्म होती है, यानी वन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए और एन भी यूज़ कर सकते हैं। अब सुनीता ने अपनी अलमारी ओपन करी जो बुक से भरी हुई थी, एंड एक बुक निकाला, उसमें से टुक वन ऑफ दैम फॉर रीडिंग। इसमें कोई एरर नहीं है, ये हमारा ठीक है। एंड टुक वन ऑफ देम फॉर रीडिंग, ये भी ठीक है। फुल ऑफ बुक्स, ये भी ठीक है। यहाँ पर द बुक्स नहीं आएगा, ए बुक्स नहीं आएगा, क्योंकि बुक है। अब बुक होता फुल। अब देखिए यहाँ सेंटेंस को देखेंगे, फुल की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बुक्स होगा, और बुक से पहले ये अब हमारा प्लूरल हो गया, तो हम ए और एन तो लिख नहीं सकते, द हमारा आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ हमें नहीं पता किन बुक्स के बारे में बात करें। अगर किसी राइटर के बुक के बारे में मेंशन किया जाता तब हम यहाँ पर द लिख सकते थे, लेकिन स्टेटमेंट वन को पढ़ते हैं। सुनीता ओपन अलमीरा, अलमीरा कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो अलमीरा काउंटेबल नाउन है, तो ए अलमीरा होता है या एन अलमीरा होता है। तो इसकी स्पेलिंग जब आप करेंगे तो वोवल साउंड करेगा, वोवल साउंड करेगा, तो इसलिए यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर एन अलमीरा होगा। ये गलत होगा, एन अलमीरा होगा। इसको ठीक करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या होगा, एन अलमीरा। एरर किस में है, ए पार्ट में। माई फादर इज इन बैड मूड टुडे। अब क्या बात हो रही है कि मेरे फादर क्या है, बैड मूड में है, तो माई फादर इज, तो यहाँ पर कोई एरर है, कोई एरर नहीं है, ये ठीक है। टुडे, इसमें कुछ नहीं होता, टुडे टुमारो सिंपली आएंगे इसके साथ, आ टुडे आ टुमारो, द टुडे द टुमारो नहीं आएगा अगर कोई स्पेसिफिक देना है तो। अब हमारा पार्ट आता है बी। अब यहाँ पर अगर आप प्रीपोजिशन देखो, इन आया है, माई फादर इज। अब ये जो है ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, और इज हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। इन बैड मूड, इन बैड मूड, तो जो ये इन है ना, ये इन क्या होता है, हमारा प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन का हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। और प्रीपोजिशन का क्या होता है, प्रीपोजिशन हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के साथ आता है। तो ये इनके साथ नहीं, और जो भी प्रीपोजिशन होते हैं सबके साथ ये रूल होता है। और ऑब्जेक्ट आपको क्या होता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा, अगर नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन होगा, राइट। यहाँ से आपने इस एक कॉन्सेप्ट को समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से आप इस दोबारा क्वेश्चन को देखेंगे, इन बैड मूड, राइट। तो अगर आप यहाँ पर इसको दोबारा देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। बैड क्या नाउन होगा, नहीं, बैड नाउन नहीं होगा, बैड हमारा एडजेक्टिव होगा। बैड किसका एडजेक्टिव होगा, मूड का। इनका ऑब्जेक्ट कौन है, मूड, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका, ऑब्जेक्ट के लिए एक कंडीशन होती है, ऑब्जेक्ट दो चीज़ों का ही होता है, या तो ऑब्जेक्ट किसी वर्ब का होगा, अगर वर्ब नहीं है तो या तो ऑब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन का होगा। तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट किसका होता है, किसका नहीं होता है, ठीक है। तो इस पूरे स्टेटमेंट में हमने जहाँ पर हमारा नाउन दिया हुआ है वो हमने निकाल के रख लिया। अब ऑब्जेक्ट के साथ मैंने आपको कंडीशन बताई, वर्ब का होगा, नहीं तो प्रीपोजिशन का होगा। अगर वर्ब नहीं है तो प्रीपोजिशन ज़रूर होगी, किसी भी नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए नाउन बिना प्रीपोजिशन के नहीं आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिला हमें मूड, और मूड क्या है? एक नाउन। मूड क्या है? एक नाउन। तो अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, क्या मूड के लिए हमें कुछ और नाउन है तो नाउन क्या सिंपली आएगा, या फिर नाउन के लिए हमें कोई आर्टिकल लाने की ज़रूरत होगी? तो ये उसके स्टेट की बात कर रहा है कि वो एक खराब मूड में है। तो यहाँ पर लिखा जाता है कि माई फादर इज़ इन अ बैड मूड, वो बैड मूड में है, यानी वो गुस्से में हो सकते हैं, वो किसी में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमेशा आएगा इन अ बैड मूड। तो इन हो गया ये हमारा प्रीपोजिशन, और इसके बाद बैड हो गया हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव और ये मूड क्या हो गया हमारा। तो अब ये नाउन के लिए हमने एक आर्टिकल लिया ए, ये हो गया हमारा आर्टिकल। तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो इन अ बैड मूड होगा, तो एरर किस में होगी? बी पार्ट में, इन अ बैड मूड। तो यहाँ पर होगा हमारा इन अ बैड मूड, राइट। आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट परफॉर्मेंस। अब सबसे पहले हमें नाउन ढूंढना और प्रीपोजिशन ढूंढना, अब इसको याद रखेंगे। द कैंडिडेट परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू मार्क इन द इंटरव्यू। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इन द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू से पहले द क्यों आया है, और द कैंडिडेट से पहले द क्यों आया, हम ए क्यों नहीं लिखा? तो यहाँ पर हमें देखना होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? अगर किसी के बारे में कुछ बातें मेंशन करी जाती है तो वो डेफिनेट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अब किस कैंडिडेट के बारे में बात हो रही है? जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो वो कैंडिडेट हमें पता है, इसीलिए उसके लिए द यूज़ होगा। तो ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। अब हम यहाँ आते हैं इन द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए द क्यों आया? क्योंकि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की जो जिसकी बात हो रही है उसकी परफॉर्मेंस उस इंटरव्यू में ठीक नहीं थी, यानी उसके परफॉर्मेंस, मान लीजिए वो 3 इंटरव्यू देता है, 3 अलग अलग कंपनियां, ए बी सी डी, ठीक है। और एक कैंडिडेट इसके अंदर अच्छा करता है, इसके अंदर अच्छा करता है, इसके अंदर अच्छा करता है, इसमें वो अच्छा नहीं करता, यानी उनको यहाँ से प्लस प्लस प्लस, यहाँ से माइनस का साइन मिलता है। तो क्या ये इंटरव्यू हमें पता नहीं चलेगा? डेफिनेट नहीं होगा। अगर हम बात करें जिसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वो कौन सा इंटरव्यू था? डी, क्योंकि यहाँ पर ये बात हो गई कि जिसमें परफॉर्मेंस कैंडिडेट की अप टू मार्क नहीं है, यानी अच्छी नहीं है, जितना उसने सोचा उतनी अच्छी नहीं है। तो हमें सी पार्ट ठीक होगा। अब बी और डी चेक करना है, नो एरर का कोई केस तो नहीं है। वाज नॉट अप टू द, अब जब भी हम लिखते हैं ना वाज नॉट अप टू, तो जब हमने लिखा मार्क का मतलब क्या है कि कोई हमने एक लिमिट रखी है जिस लिमिट तक वो हमारी परफॉर्मेंस रही नहीं है। तो जो मार्क है वो डेफिनेट है। अब कैसे ये डेफिनेट हो गया मार्क? तो मार्क से पहले दा लगाने का जो सही इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप अपनी एबिलिटी को लेके बात करते हो तो आपको पता है कि आपको किस लेवल तक की परफॉर्मेंस करनी है। उस लेवल तक का आप नहीं कर पाते हो तो यानी आपको पता है कि आपने उतना अच्छा नहीं किया है, तो द इसलिए यहाँ पर होगा क्योंकि ये हमारे प्रीपोजिशन का जो मार्क है ये हमारा नाउन है, और नाउन क्या है? डेफिनेट है। हमें पता है कि हमें किस पॉइंट तक हमने वो परफॉर्मेंस नहीं की है, तो इसलिए यहाँ पर एरर होगा, यहाँ पर होगा अप टू द मार्क। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, और ये समझना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। जो स्पॉटिंग द एरर्स होते हैं उसमें हमें अपने इंट्यूशन पे नहीं ध्यान देना है कि जो अच्छा लग रहा है वो टिक कर दें, हमें अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो किसकी बात हो रही है? एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ इन मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज़ हैड द ट्रिमेंडियस इफेक्ट ऑन द कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। तो अब हम इसको चेक करते हैं वन बाय वन, थॉरोली इसको अच्छे से डिटेल में जाके चेक करेंगे वन बाय वन। द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ, तो किस, देखिए द एक्सेलरेटिंग पेस, यहाँ पर अगर हम नाउन बात करें, ये द किसके लिए हुआ है? इसके लिए, पेस के लिए यूज हुआ है। और एक्सेलरेटिंग किसके एडजेक्टिव है? ये पेस का एडजेक्टिव है, राइट। तो बढ़ते पेस यानी बढ़ती दौड़ के बारे में बता रहा है, किसकी? ऑफ लाइफ। ऑफ का, ऑफ क्या हमारा? प्रीपोजिशन, इसका नाउन क्या होगा? लाइफ। इन क्या हमारा? प्रीपोजिशन, और इसका नाउन क्या हो गया? सिटी। इन आवर मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो हमारे बड़े महानगर होते हैं उनकी बात हो रही है। हैज़ हैड, अब ये इसमें से अगर मैं आपको बताता हूँ एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सीखते हैं। हम सिर्फ स्पॉटिंग द एरर्स नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कर रहे हैं हमारे एग्जाम के लिए।
कोई भी सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ हमेशा वर्ब आती है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसका होता है, या तो वर्ब का होता है या तो प्रीपोजिशन का होता है, प्रीपोजिशन का होता है। एक बात याद रखनी है, ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा विद इन द सेम सेंटेंस। किसी भी सेम सेंटेंस के अंदर, एक ही वाक्य के अंदर एक शब्द अगर ऑब्जेक्ट है, वो शब्द दोबारा सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इस बात का याद रखना। अगर इसका मतलब क्या है कि इसके लिए कोई वर्ब नहीं आएगी, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिए ही आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्लूरल ऑब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, लेकिन ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता वर्ब का। ये बात आप याद रखेंगे। अगर आप ये बात यहाँ पर याद रखते हैं और आपको ये समझ में आता है तो हम अपने दोबारा सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं। अब उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। क्या पता चलेगा? द एक्सेलरेटिंग पेस, मैंने आपको बताया ये नाउन है, ये नाउन है, और इसके लिए क्या यूज़ करा है मैंने? द, और यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज एक्सेलरेटिंग एज एडजेक्टिव किया। ऑफ हमारा क्या है? ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, और उसके लिए जो लाइफ आया है ये हमारा नाउन है, ये हमारा क्या है? नाउन है। अगर प्रीपोजिशन के साथ अगर नाउन आता है तो मैंने आपको बताया वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट किसका होगा? वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इन क्या है हमारा? इन हमारा प्रीपोजिशन है, और उसके लिए अवर मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन, क्योंकि ये अवर मेट्रोपॉलिटन जो आया है ये हमारा एडजेक्टिव सिटी के लिए आया है। और सिटी आपको भी पता है, सिटी हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। अब बहुत सारी सिटी होती हैं, अब सारी सिटियों को हमने एक ग्रुप, शहरों को हमने क्या किस नाम से रखा है? सिटी, इसका प्लूरल फॉर्म होता है सिटीज़। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। ये हमारा नाउन हो गया, और ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? ये हमारा बनेगा इनका। तो इनका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर आपको ये सारी बात समझ में आई। तो आपको देखो अब क्या पार्ट 1 में, ए पार्ट में कोई एरर है? कोई एरर नहीं है। पार्ट ए बिल्कुल ठीक है, पार्ट ए बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब आता है हैज़ हैड, हैज़ हैड। सिटी, लाइफ, ये तो अब सब्जेक्ट नहीं बनेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। पेस जो है, पेस जिसके लिए हम द आर्टिकल लेके आए हैं, ये क्या है? ये किसी का सब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा। हैज़ हैड का सब्जेक्ट कौन है? पेस। और ये पूरा हमारा क्या है? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज किसको इंडिकेट कर रही है? पेस, पेस को, राइट। तो हैज़ हैड क्या है? हमारा सब्जेक्ट। हैज़ हैड हमारी वर्ब हो गई, और इसका सब्जेक्ट हो गया पेस। ट्रिमेंडियस इफेक्ट, अब बात हो रही है ट्रिमेंडियस। ट्रिमेंडियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना, ट्रिमेंडियस इफेक्ट। अब जो ये इफेक्ट है ना, इसके लिए हमने लिया है द ट्रिमेंडियस इफेक्ट। अब आपको पता है हैज़ हैड वर्ब हो गया। अब क्या यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन है? कोई प्रीपोजिशन नहीं है। तो ये इफेक्ट क्या है? ये इफेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट आया? ये ऑब्जेक्ट आया हमारा वर्ब का, हैज़ हैड का। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अभी मैं इस वाले में बोल नहीं रहा हूँ कि बी में एरर है या नहीं एरर है, हम आगे बढ़ते हैं। ऑन द कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। अब ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। अब इसके लिए हमारा नाउन क्या है? कल्चर। अब द कल्चर क्यों है? क्योंकि हम किस कल्चर की बात कर रहे हैं? हम उस कल्चर की बात कर रहे हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के पे है, राइट। एंड लाइफ स्टाइल, किन लोगों की लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं? एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। अब ये जो पीपल है, इसके लिए द क्यों यूज हुआ है? क्योंकि हमें पता है हम किन लोगों की बात कर रहे हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं। तो यहाँ पर द भी ठीक है, और यहाँ पर द कल्चर भी ठीक है। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं जो इफेक्ट है वो क्या है? ट्रिमेंडियस इफेक्ट है। और ट्रिमेंडियस इफेक्ट किस पे हो रहा है? कल्चरल और एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। लेकिन उस इफेक्ट के बारे में हमें नहीं बताया, बस वो प्रभावित हो रही हैं। तो द ट्रिमेंडियस इफेक्ट नहीं होगा, आ ट्रिमेंडियस इफेक्ट होगा। उन पे जो है इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभावित हो रही हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आ ट्रिमेंडियस इफेक्ट होगा। यहाँ पर होगा ही हैज़ हैड अ ट्रिमेंडियस इफेक्ट। तो इसको हम दोबारा पढ़ेंगे। द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ इन अवर मेट्रोपॉलिटन सिटी
हैज हैड अ ट्रेमेंडियस इफेक्ट ऑन द कल्चर एंड द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। ये हमारा सही आंसर होगा। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ अ माइनॉरिटी एंड द मेजॉरिटी हैज चूजन टू इग्नोर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज विच एट स्कूल दे वर टोल्ड टू वैल्यू हाई। अब किसकी बात हो रही है? लिटरेचर की बात हो रही है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, लिटरेचर रिमेन्स, अब लिटरेचर क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। रिमेन्स, अब क्या रहा है लिटरेचर? द इंटरेस्ट, किन का इंटरेस्ट है? माइनॉरिटी का और मेजॉरिटी का, जिन्होंने उसको चूज किया है। हैज चूजन टू इग्नोर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज विच एट स्कूल दे वर टोल्ड टू वैल्यू हाई। अब क्या होता है कि जो इसमें बोला गया है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, उनको किससे जोड़ा है? एंड के साथ। जब भी एंड के साथ हम दो नाउन को जोड़ते हैं, उनके साथ जो ये होता है हमारा जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी है, ये फिक्स्ड है। ये एंड के साथ नाउन जो होते हैं वो सेम आते हैं। प्लूरल प्लूरल होगा, सिंगुलर सिंगुलर होगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव्स होंगे, तो सेम हमेशा चीज़ें एंड के साथ जुड़ी जाती हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो रिमेन द इंटरेस्ट ऑफ, किसका रहा है इंटरेस्ट? माइनॉरिटी का और मेजॉरिटी का, जिन्होंने उनको इग्नोर किया है। हैज चूजन टू इग्नोर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, जब स्कूल में सिखाई गई थी जिन पे वैल्यू हाई करा गया था। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी है उनको डिफाइन कर दिया गया। उनको डिफाइन करने का मतलब क्या है कि वो पता है किस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात करें, तो यहाँ पर होगा द माइनॉरिटी। किसका बात हो रहा है? द लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, तो एरर किस में होगा? ए पार्ट में। द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट इन अ विलेज। तो अब अगर हम ये क्वेश्चन को देखें, इज द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज, तो डॉक्टर द फेमस किसके लिए है? फेमस किसके लिए है? डॉक्टर चंद्रा के लिए है। ठीक है, द फेमस डॉक्टर चंद्रा। दा किसके लिए है? क्योंकि चंद्रा एक नाम है, उसके लिए दा यूज होगा, तो ये बिल्कुल सही है। इन अवर विलेज, इन क्या प्रीपोजिशन और उसका क्या आया है? अवर, और विलेज हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया, नाउन हो गया। ये हमारा हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव अवर, उसके लिए हमने क्या ली दिया? विलेज हमारा नाउन हो गया, तो ये भी पार्ट हमारा सही है। इज ओनली, यहां पर आएगा इज ओनली द डेंटिस्ट, द डेंटिस्ट। 34 में करेक्ट करेंगे, इज ओनली द डेंटिस्ट आएगा, ये हमारा 34 का सही आंसर होगा, राइट। अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर, अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर, अगर इस बात को आपने ध्यान दिया है, अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइटर हिमसेल्फ। प्ले राइट का मतलब क्या होता है? जो हमारा कहानियां लिखता है उसके हम बोलते हैं प्ले राइट। सो प्ले राइट कौन होता है? प्ले राइट होता है जो हमारा थिएटर, ड्रामा, इन सब के बारे में जो लिखता है उसको हम बोलते हैं प्ले राइट। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, जो हमारा स्पीकर है, जो हमारा राइटर है, जो बता रहा है, ऑथर जो बता रहा है, आई मेट इन द थिएटर वॉज द, अब ये जो डिस्क्रिप्शन आया, आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ, वो खुद से एक जो था कहानी लिखता था या जो प्ले राइट करता था वो था। तो जिस पर्सन की बात हो रहा है उसका डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ पर दे दिया कि वो कौन है। वो खुद से ही एक नाटक लिखने वाला है। तो अगर वो नाटक लिखने वाला है, ड्रामा लिखने वाला है, तो उसके लिए वो जो ए आया है गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट है। वो किस पर्सन के बारे में बात करे? जो उसे थिएटर में मिला। किस थिएटर में मिला? द थिएटर, वो थिएटर भी डेफिनेट है। और क्या है साथ में? वो जो प्ले राइट करता है वो भी डेफिनेट है। तो आ पर्सन नहीं होगा, द पर्सन होगा। जब आप रैंडमली किसी से मिलते हैं और आपको उसके बारे में नहीं पता, तब हम द यूज करते हैं। द तब हम यूज करते हैं जब हमें पता होता है। ट्रोय वॉज टेकन बाय ग्रीक्स, दिस इन्फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ अ स्टोरी विच हैज बिकम फेमस। तो ये कोई स्टोरी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ट्रोय वॉज टेकन बाय ग्रीक्स। अब यहाँ पर जो ग्रीक्स के बारे में हो रहे हैं, तो ये ग्रीक्स कौन है? जो पर्टिकुलरली इंडिया के लोगों को इंडियंस बोल देते हैं, अमेरिकन्स, यूरोपियंस। तो यहाँ पर ग्रीक्स आया, तो ग्रीक से पहले द आता है, द ग्रीक्स। वहाँ के मूल निवासी के बारे में बात हो रही है, वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो द ग्रीक्स आएगा। इसमें क्या आएगा? बाय द ग्रीक्स, ये इसका सही आंसर होगा। आई गो टू द बेड एट 8
एवरी नाइट। अब ये क्या बोल रहा है कि वो जो सोने जाता है, आई गो टू द बेड एट 8 एवरी नाइट। अगर यहाँ पर आप देखें एट नाइट बिल्कुल ठीक है, एवरी एट 8 एवरी नाइट ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आई गो टू द बेड। अगर यहाँ जो बेड के बारे में बात हो रही है, अगर ये बात आप किसी से बोलें कि मैं रोज बेड पे चला जाता हूँ 8 बजे हर रात, तो ये जो बेड है, क्या ये बेड ऐसा है कि आपने ये सेंटेंस अपने लिसनर को बोला और उस लिसनर को पता है कि किस बेड के बारे में बात हो रही है? नहीं, बात हो रही है यहाँ पर उसकी हैबिट के बारे में कि वो प्रतिदिन 8 बजे हर रात को सो जाता है। तो जो बेड है वो हमारा नोन नहीं है, वो डेफिनेट नहीं है। आई गो टू बेड आएगा यहाँ पर दा नहीं होगा। The recent study has indicated that there is perceptible change in the attitude of the people। तो यहाँ देखिए द रिसेंट स्टडी कौन है हमारा, यहाँ पर नाउन है और उसके लिए हमारा आर्टिकल क्या हुआ, द रिसेंट स्टडी। अब किस द क्यों यूज हुआ है स्टडी को लेकर, सबसे पहले ये समझना है। हैज अब क्या क्यों यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब आई है उसने बताया है, जो वो उसका एक्शन क्या बता रहा है कि दैट देयर इज परसेप्टेबल चेंज। अब वो किस चेंज की बात कर रहा है, द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, लोगों के चेंज के एटीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। तो वो कोई स्टोरी जो रिसर्च है या जो स्टडी है वो डेफिनेट रही होगी। क्यों डेफिनेट रही होगी, क्योंकि वो चेंज के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसके इस स्टडी को लेके डिस्क्रिप्शन दे दिया है, नीचे बता दिया है कि उस स्टडी के अंदर क्या है, तो इसलिए यहाँ पर द आएगा। बिल्कुल ठीक है, और ये हमारा सिंगुलर नाउन है तो इसलिए हमने यहाँ पर हैज यूज करा है। हैज इंडिकेटेड दैट देयर इज। अब देयर इज क्या है, इज हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब है। इज प्रेसिटेबल चेंज। अब देखिए इसके लिए जो इज है ना हमारा, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। अब यहाँ पर देयर हमारा है इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अगर आपने सुना है या आपने पढ़ा है देयर वॉज अ किंग, तो देयर वॉज अ किंग, तो हमने इंट्रोडक्शन करा है किंग का, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, तो इस किंग को हमने यहाँ पर देयर से इंट्रोड्यूस करा दिया, राइट। तो ये चीज़ आपने समझा है, तो यहाँ पर देयर हमने इंट्रोड्यूस कराया। किसको कराया, देयर इज अ, ये मैं एडजेक्टिव लिख देता हूँ, जो हमारा परसेप्टेबल है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। चेंज हमारा क्या है, नाउन। तो यहाँ पर क्या है, इज एडजेक्टिव और चेंज हो गया हमारा नाउन। ये हमारा नाउन है और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने क्या लिखा है, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने देयर लिखा है, देयर इसके इंट्रोड्यूसिंग के लिए है। तो देयर इज अ चेंज, वो एक बदलाव को बताता है। देयर इज अ चेंज, देयर इज अ परसेप्टिबल चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर सी हमारे एरर है, ए आएगा इसमें, यहाँ पर इसके बाद हमारा ए आएगा, ये हम याद रखेंगे। माई फ्रेंड इंसिस्ट दैट आई शुड सी द मूवी फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। अगर यहां पर देखिए माई फ्रेंड्स, तो ये हमारा नाउन हो गया। इंस्टेड, उन्होंने इंस्टेड किया, उसे फोर्स किया या फिर उसे बोला कि आपको कुछ देखना चाहिए। इंस्टेड दैट, क्या इंस्टेड किया, दैट आई शुड सी द मूवी। अब किसी मूवी के बारे में, किस मूवी के बारे में, जिसके बारे में उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि आपको वो देखना चाहिए। तो जो मूवी के जो देखना चाहिए उनके बारे में बात हो रही है। अब जो दोस्तों ने मूवी बताई होगी डेफिनेट है मूवी, तो मूवी डेफिनेट है क्योंकि इस मूवी के बारे में इंस्टेड करा गया उनके दोस्तों के द्वारा, तो इसीलिए द यहाँ पर सही यूज है गया। तो यहाँ पर भी एरर नहीं है, यहाँ पर भी एरर नहीं है। फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड होता है, द एंड नहीं होता है, द एंड नहीं होगा कभी भी, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, राइट। तो मूवी में जब आप देखते हो द एंड लिखा आता है तो यानी वो बताता है, वो पार्ट को बताता है। मूवी जो बनती है वो पार्ट्स में बनती है, पार्ट में बनती है, राइट। इस तरीके से फिर इनको एक साथ लाइन अप कर दिया जाता है, तो जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं द एंड, समापन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है शुरुआत से आखिरी तक देखना चाहिए मूवी, तो एरर होगी सी, द नहीं यूज होगा, तो यहाँ पर हम द को ड्रॉप करेंगे, द यहाँ पर नहीं यूज होगा। अब हम अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं आगे। द फ्रंट
page story was about a school girl that had hurt herself while saving a child in an accident. देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट. द फ्रंट पेज, किस फ्रंट पेज के बारे में बात करेंगे? किसी न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे होंगे. और ये फ्रंट पेज जो है वो किसके बारे में? द फ्रंट पेज स्टोरी, यहाँ पर नाउन है हमारा, स्टोरी नाउन, और यहाँ दा इसके लिए है स्टोरी. क्योंकि स्टोरी के लिए दा क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि स्टोरी के लिए दा यूज़ हुआ है क्योंकि उसके बारे में बताया कि स्टोरी क्या थी, स्टोरी क्या है. तो स्टोरी के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दिया है, इसलिए हमने दा यूज़ किया. वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल. गर्ल आपका क्या है? नाउन है. अबाउट क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है. उसके लिए हमारा क्या है? नाउन आया. नाउन के साथ आया ए. प्रीपोजिशन के बाद नाउन, नाउन के साथ आया ए. तो ये बात आपने यहाँ पर समझी. दैट क्या थी? हैड हर्ट हिमसेल्फ. हैड हर्ट का मतलब क्या है? कि उस लड़की ने खुद को नुकसान पहुंचा लिया. हैड हर्ट हरसेल्फ, किसी बच्चे की जान इन किसी एक्सीडेंट में बचाने के लिए उसने खुद को हर्ट कर लिया. तो ये जो लड़की है ना, अगर आप इस बात पे ध्यान दें तो लड़की के बारे में बात हो रही है आगे चल के. ये तो पूरी स्टोरी रही. अब ये स्टोरी के अंदर भी लड़की के बारे में बात हो रही है. वो लड़की कौन? उसने जिसने खुद को नुकसान पहुंचाया, खुद को चोट लग गई एक बच्चे की जान बचाते हुए एक्सीडेंट में. तो यहाँ पर आ चाइल्ड, क्योंकि हमें नहीं पता किस बच्चे की जान बचाई है, बट एक बच्चे की जान बचाई है इन अ एक्सीडेंट, किसी एक एक्सीडेंट में. हमें नहीं पता वो कौन सा एक्सीडेंट है. तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है. सी पार्ट में भी कोई एरर नहीं है, ये भी ठीक है. बी पार्ट, दैट हर्ट हरसेल्फ, ये ठीक है. आप नुकसान खुद को ही पहुंचाते हो, ये हरसेल्फ ही आएगा इसके लिए. द फ्रंट पेज स्टोरी, यहाँ तक तो ये ठीक है. वॉज अबाउट, यहाँ तक ये ठीक है. लेकिन जो वो स्कूल गर्ल है ना, वो पता है वो कौन है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है. तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ डेफिनेट आएगा, यहाँ पर द आएगा, क्योंकि हमें उस स्कूल गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन है. तो यहाँ पर अभी हम अपनी क्लास को एंड करते हैं. इसके बाद के क्वेश्चंस भी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू. आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट को समझो, और इजीली आपका जो स्कोर है वो अच्छा आएगा. थैंक यू.